राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का भी हमारा टॉपिक है नववांश चक्र यानी कि D9 चार्ट। तो चलिए थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लग्न कुंडली और नववांश कुंडली में जो राशि है वो नववांश कुंडली की राशि कैसे निकाली जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि चर राशि है और स्थिर राशि है और डुअल राशि है। जैसे कि मीन जो है वो डुअल राशि में आती है और मीन डुअल राशि से हम जब 5 घर आगे चलते हैं तो यहाँ कर्क राशि में आएँगे, चाहे और कैसी भी डुअल राशि हो तो उससे हम 5 घर आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मेरे लग्न का डिग्री क्या है, तो मेरे लग्न का डिग्री 26.06 है, जो कि स्लॉट 8 में आ रहा है। स्लॉट 1 टू 9 जो है वो मैंने वीडियो 1 में आपको बता दिया है, देख लेंगे वहाँ से। और 8 फिर जब वहाँ पे 8 स्लॉट 8 में आया तो हम 5वें घर से 8 घर जोड़ेंगे, 5वां को इंक्लूड करके तो 11वें पे जाएगा वो। तो फिर वहाँ पर से आप देख सकते हैं कि वो 11वें पे मतलब सॉरी 12वें पे जाएगा, तो आप देख सकते हैं 12वें पे 11 नंबर की राशि है और इसलिए यहाँ पे लग्न जो है 11 है, ठीक है? तो ये तो हो गया लग्न चक्र और नववांश चक्र। अब नववांश चक्र का ज़रूरत क्या होता है? ये नववांश चक्र जो होता है ये शादी के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा, ये बेसिकली उसके लिए डिनोट करता है। और अगर कोई भी ग्रह आपका अगर लग्न में खराब है, तो अब हम लोग नववांश का हेल्प लेते हैं। अगर लग्न में बहुत अच्छा है, तो फिर नववांश में उतना अच्छा नहीं भी है तब भी चलेगा। क्योंकि लग्न जो है आपका पूरा घर है। आप इमेजिन कीजिए कि आपका घर बहुत सुंदर है, लेकिन आपका आपका कमरा थोड़ा-सा बेकार है, तो आपका घर तो फिर भी अच्छे घर में काउंट होगा उस कॉलोनी में या फिर उस शहर में, ठीक है? लेकिन अगर आपका घर थोड़ा-सा खराब है या फिर घर के आस-पास का एरिया खराब है, घर के आस-पास पानी जमा होता है, स्मेल आता है या फिर घर में सीलन पड़ा हुआ है, लेकिन आपका कमरा बहुत अच्छा है, तो फिर कहीं न कहीं जब आप उस कमरे में जाते हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, आपको उस कमरे में मन लगेगा। वैसे ही अगर आपके लग्न में कोई ग्रह अगर कमज़ोर है लेकिन नववांश में अच्छा है, तो शादी के बाद आपको उससे रिलेटेड चीज़ों का अच्छा फल मिलेगा, ठीक है? तो ये लग्न और नववांश का है। इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं कि मान लीजिए कि यह कुंडली एक लड़की की है, उसका नाम तारा है। जस्ट फॉर इमेजिन, ठीक है? और मीन लग्न की कुंडली है। तो अब आप देखें कि इसके डी1 चार्ट में यानी कि लग्न चार्ट को हम लोग डी1 बोलते हैं और नववांश को हम लोग डी9 बोलते हैं, ठीक है? तो डी1 में इसके लग्न में मीन राशि है, यानी मीन लग्न की कुंडली है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। गुरु इसके उच्च के हैं, पंचमेश हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है? अब लग्न में कौन बैठा हुआ? तो लग्न में शनि बैठे हुए हैं। तो जब लग्न में शनि है तो जीवन में संघर्ष करवाएँगे, इतनी आसानी से कुछ देंगे नहीं। शनि एक्चुअली स्लो होते हैं, शनि की दृष्टि जहाँ-जहाँ पड़ती है वहाँ के काम को धीमा कर देती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा, थोड़ा स्ट्रगल करके होगा, थोड़ा संघर्ष करके होगा, थोड़ा डिले होगा। जो चीज़ें 4 साल में होनी है वो 6 साल में होंगी। जो चीज़ें आपको मतलब सपोज़ कि आप आपको पढ़ना है 2 पन्ना, तो आपको 10 पन्ना पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करके या 10 बार पढ़ना पड़ेगा। तो शनि जो है चीज़ों को थोड़ा-सा रोटेट करते हैं, थोड़ा-सा डिले करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो स्टेबल होती है, वो फिर कहीं जाएगी नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे है कि थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन बाद में लाइफ काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि लग्न जो के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं। अब आइए देखते हैं नववांश में। तो नववांश में कुंभ लग्न की कुंडली है और समय और विवाह के बाद व्यावहारिक स्वतंत्रता और जो इसमें मैच्योरिटी है वो आएगी। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहानी शुरू की थी तारा नाम की लड़की की। तो बचपन में तारा जो है, हर बात दिल पे लेती थी, लेकिन शादी के बाद उसके अंदर मैच्योरिटी आया, ठीक है? वो भावनाओं से निकल के समझदारी से काम करने लगी और अपनी लाइफ़ को बेटरमेंट की ओर लेके जाने लगी। क्योंकि यहाँ पे शनि शनि जो है, यहाँ पे शनि की राशि है लग्न में, तो वो कहीं न कहीं वो मैच्योरिटी देगी आपको। तो फाइनल क्या निकला आउटपुट इसका कि अगर हम देखें तो मीन राशि और से यहाँ पे कुंभ राशि लग्न में, यानी कि भावुक लड़की से एक मजबूत और समझदार लड़की की तरफ ये अग्रसर है। सेकंड हाउस में हम आते हैं, तो सेकंड हाउस में लग्न में आप देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं ज़ूम कर देता हूँ। सेकंड हाउस में लग्न में चंद्रमा है और जो कि मेष राशि में है, जो कि इनके मित्र की राशि है, ठीक है? तो यानी कि इनकी वाणी काफ़ी अच्छी होगी, मीठी बोली होगी, सिंगर की तरह म्यूज़िक में भी इनका अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है। धन का भी इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? और परिवार से लगाव होगा, बोलचाल होंगी, भावुक होंगी, ठीक है? और जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनके सेकंड हाउस में कौन है? धन के भाव में यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे धन के भाव में मीन राशि है और इस पे सूर्य भगवान, सूर्य हैं। तो विवाह के बाद परिवार में मान-सम्मान और ज़िम्मेदारी मिलेगी इनको। सूर्य मान-सम्मान दिलाएँगे और ज़िम्मेदारी भी दिलाएँगे। पर कभी-कभी इनको अगर संयम नहीं रखेंगी तो इनको इनकी वाणी के चलते, क्योंकि सूर्य तो हॉट प्लैनेट है, काफ़ी हीट होता है उनमें, काफ़ी गर्म होते हैं। तो वाणी के चलते इनको कभी-कभी परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, पर
ओवरऑल अगर समझदारी से काम लेती हैं तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी। अब आते हैं थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में देखिए यहाँ पे वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं, ठीक है? तो ये पराक्रम का भी स्थान होता है, तो यहाँ पे सोच थोड़ी अलग रहेगी और अपने दम पर आगे बढ़ने की इच्छा इनकी होगी। अब शादी के बाद आते हैं, शादी के बाद जो इनका थर्ड हाउस है उसमें मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल है और यहाँ पे प्लेस्ड कौन है? तो राहु प्लेस्ड है। तो विवाह के बाद जोखिम लेंगी, साहस बढ़ेगा, कुछ डिसीजन जोखिम मतलब कुछ डिसीजन लेंगी अपने बेटरमेंट के लिए और वो डिसीजन काफ़ी रिस्की होगा लेकिन कहीं न कहीं वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है? और पहले जो सपना आप देखते थे ये जो जातक थी पहले कोई भी सपना देखती थी शादी के बाद अगर उसको पूरा करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, अगर मान के चलिए अगर ये एक ट्यूशन सेंटर खोलना चाहती हैं या फिर एक लाइब्रेरी खोलना चाहती हैं या फिर एक बुटीक खोलना चाहती हैं, एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं, तो उसको धरातल पे लाने के लिए उसको स्टेप लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। तो वो रिस्क ये शादी के बाद लेंगे और सक्सेसफुल भी होगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में नॉर्मल जिनका लग्न कुंडली है, तो उसमें मिथुन राशि है। फोर्थ हाउस डिनोट करता है माँ के सुख को, घर को, माँ को, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल कोई भी ग्रह नहीं है लेकिन इसके स्वामी बुध हैं। तो यहाँ पर घर में सीखने और बातचीत का इनका माहौल रहेगा। बुध जो है इनके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ युति बना है और मंगल बुध की युति है और वृश्चिक राशि है। लेकिन अब आते हैं शादी के बाद, तो देखिए शादी के बाद इनका फोर्थ हाउस जो कि इनका घर का हाउस है, वहाँ पे शुक्र ग्रह है, यानी कि शुक्र ग्रह का की राशि है, शुक्र ग्रह नहीं है, शुक्र ग्रह की राशि है, जो कि 2 नंबर है, वृष राशि है और शादी के बाद इनको स्थिर और आरामदायक घर की चाह रहेगी और कहीं न कहीं अपने स्ट्रगल से, अपने मेहनत से ही उसको अचीव भी कर लेंगे। क्योंकि जब जहाँ पर शुक्र की राशि रहेगी, वहाँ पे बड़ा सुखी और आरामदायक घर की चाह होती है। लोग सोचते हैं मेरे पास बड़ा घर हो और फिर उसके लिए वो मेहनत करते हैं। इसके बाद आते हैं 5वाँ भाव जो कि संतान, शिक्षा और प्रेम का होता है। तो वास्तविक कुंडली में तो यहाँ पे गुरु हैं और उच्च के हैं, लग्नेश भी हैं। तो संतान सुख भी इनको रहेगा, प्रेम भी इनका बहुत स्टेबल रहेगा और शिक्षा भी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि गुरु उच्च के हैं। अगर उनकी डिग्री कम है तो आप जाप करके स्टोन पहन के उसको उनको आप बैलेंस कर सकते हैं, पर यहाँ पे उच्च के हैं तो काफ़ी अच्छा फल देंगे अपनी अंतर्दशा महादशा में भी और जब उस भाव को अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो। अब आते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर पंचम भाव में मिथुन राशि है जो कि इसके स्वामी बुध हैं और यहाँ पर आपके जीवन में जो आप सीख लेंगी, उससे ही आपको आप शिक्षक बनेंगी और यहाँ पे भी आपको मिला-जुला वही फल मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो आपके देखिए मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि जो होते हैं आपको मतलब एक चंचलता आपके जीवन में रहेगा, तो क्योंकि कहीं न कहीं एक आदमी का लाइफ़ बहुत ज़्यादा मैच्योर होना भी अच्छा नहीं है, तो वैवाहिक जीवन में अगर चंचलता बना रहेगा, तो आपके लाइफ़ में खुशियाँ रहेंगी, तो यहाँ पे ठीक है। लेकिन और इसके पहले हमको देखना है कि बुध की स्थिति कहाँ क्या है, तो बुध की स्थिति यहाँ पे केतु के साथ में है। थोड़ा बहुत बुध डिस्टर्ब भी रहेंगे, तो यहाँ पर आपके प्रेम संबंध भी थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं, ठीक है? लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा अगर आप इसका उपाय करते हैं तो। इसके बाद आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस जो होता है यहाँ पर वास्तविक कुंडली में इसके स्वामी सूर्य देव हैं और यहाँ पे केतु प्लेस्ड है, ठीक है? यहाँ पे केतु है और जो कि आपको केतु, राहु अगर अगर आपके सिक्स्थ हाउस में है तो कहीं न कहीं शत्रु पे आप विजय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक शक्ति मिलती है क्योंकि रोग, ऋण और कर्ज का भाव है। यहाँ पे पाप ग्रह को लोग शुभ मानते हैं अगर वो ठीक-ठाक राशि में है तो। और अगर आप इसमें आते हैं तो यहाँ पर आपके सिक्स्थ हाउस में गुरु और शनि की युति है। तो गुरु और शनि की युति होती है तो इसमें क्या होता है कि आपको आपका नाम, आपका फेम काफ़ी होता है। क्योंकि शनि और गुरु अगर एक साथ प्लेस्ड जहाँ पे होते हैं, वहाँ पर वो चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। क्योंकि शनि जहाँ-जहाँ देखते हैं, वहाँ स्लो करते हैं। गुरु जहाँ-जहाँ देखते हैं, वहाँ पे फास्ट कर देते हैं। वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं आपको। और शनि जहाँ बैठते हैं, उसको उसको बड़ा कर देते हैं और गुरु जहाँ बैठते हैं, वहाँ पे आलस या थोड़ा उसको स्लो कर देते हैं। तो दोनों मतलब 2 घर जहाँ पे दोनों का कॉमन नहीं है, उसमें आपको थोड़ा इफ़ेक्ट मिल सकता है। ओवरऑल आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा क्योंकि ये यहाँ के लग्नेश शनि हैं, यहाँ के लग्नेश गुरु हैं। तो और दोनों यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं आपके 6th भाव में, तो आपको इसमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं आपके 7th हाउस, यहाँ पे बुध हैं और यहाँ पर सूर्य भगवान हैं। तो शादी के बाद जो विवाह का आपका वो देखा जाता है कैसा रहेगा जीवन, तो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे पर थोड़े हो सकता है स्वभाव से वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा।
इसके बाद जो हाउस आता है वो 8th हाउस में आपके रियल कुंडली में नीच के सूर्य हैं और शुक्र की युति है। वे आपके शुक्र की महादशा भी चल रही है और यहाँ पर आपके चंद्र हैं कन्या राशि में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि चंद्र का शत्रु राशि में चंद्र हैं और अष्टम भाव में हैं। ठीक है? इसके बाद इसके बाद जो आता है वो आपका भाग्य भाव आता है। यहाँ पर भाग्य भाव में मंगल और बुध की युति है, मंगल स्वराशि हैं। यहाँ पे भाग्य भाव में बुध और केतु की युति है, तो केतु जहाँ रहते हैं वहाँ डिटैचमेंट कराते हैं। तो केतु किसके से रिलेटेड आपको उपाय करने पड़ेंगे ताकि आपको शादी के बाद जो आपका मतलब शादी को भी आप एक जातक मानते हैं, तो शादी भी आपका अच्छे से आपका भाग्य का भरपूर साथ मिले शादी के बाद। तो आपको केतु का उपाय करना पड़ेगा। जो भी उपाय है आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से देख के बात करा सकते हैं। आप चाहें तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। कंटिन्यूटी में रख सकते हैं मुझे भी। तो आप जो भी उपाय होंगे वो भी मैं आपको जब कुंडली का एक्सप्लेनेशन करूँगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि कैसे हम केतु के क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आता है इनके 10th भाव जो कि पिता और नौकरी का भाव होता है। यहाँ पर धनु राशि है, यहाँ पर वृश्चिक राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु महाराज हैं, देखिए यहाँ गुरु उच्च के हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको अच्छा यहाँ पे आपको आपके शिक्षक बनने का, आपके मतलब डायरेक्टर वाले लाइफ़ में डायरेक्शन वाले लाइफ़ में जाने का, ये सब आपको योग आपको बनाते हैं। और यहाँ पर जो हैं आपके मंगल महाराज हैं, यहाँ पे शुक्र जी बैठे हुए हैं, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ भी आपको शादी के बाद आपका जो रोज़गार होगा, आपका जो व्यापार होगा, वो कहीं न कहीं अच्छा रहेगा। इसके बाद लाभेश गुरु हैं और आपके जो खर्च वाले या मोक्ष वाले भाव में शनि हैं, ठीक है? यहाँ पे आपके लाभेश शनि हैं और खर्च और मोक्ष वाले भाव में राहु हैं। तो आप ये देख सकते हैं ओवरऑल हम ऐसे देखते हैं कि ये शादी के पहले की कुंडली है और शादी के बाद की कुंडली है। मतलब जीवन में ये भगवान ने दिया मुझे और इसके बाद जब मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरा लाइफ़ कैसा रहेगा, तो उसके लिए नवांश चक्र हम देखते हैं। आप कह सकते हैं ये जो भगवान ने मुझे वादा किया था कि ये तुम्हें इस जीवन में मिलेगा ये वो है जो मुझे मिल रहा है। तो इस प्रकार हम नवांश चक्र और लग्न चक्र को कंपेयर करके रीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टोन पहन सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी टॉपिक के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में योग लेके आऊँगा कि कितने तरह के योग होते हैं कुंडली में। देखते रहिए हमारा चैनल। राधे-राधे, जय सिया राम।